नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, पिछला जो हमने एपिसोड किया था उसमें सिनेमा द सेवंथ आर्ट, उसके बारे में हमने थोड़ी डिस्कशन की थी कि बाकी जो आर्ट फॉर्म सिनेमा से पहले रहे हैं, लिटरेचर और स्कल्पचर, पेंटिंग इत्यादि, फिर कैसे सिनेमा एक कंपोजिट आर्ट के रूप में इवॉल्व हुआ। बेसिकली इट वाज एन टेक्निकल डिस्कवरी। तो उसके आगे ही बेसिकली आज के एपिसोड में प्रश्न जैसा नहीं है, लेकिन प्रश्न हो भी जाएगा संभव। जब से मुझे पता चला है कि इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिविजुअली, और उसके बाद कंपोजिट आर्ट मिलके सिनेमा बनता है, तो आपने इतनी बार बताया है कि एक आर्ट फॉर्म में इंडिविजुअली पर्टिकुलरली इतनी पोटेंशियल है टू एक्सप्रेस इमोशंस और एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इमोशंस। तो एक आर्ट फॉर्म में जब इतनी इमोशन है, फिर वो सारा मिल गया तो कितनी बड़ी शक्ति हो गई। तो वो जो शक्ति है ना, वो मेरे जैसे छोटा सा बोध बालक प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि कितना शक्तिशाली वो नया जो आर्ट मीडियम है सिनेमा वो है। तो वो क्या है और क्यों है, इसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। इस पर हम लोगों ने पिछली बार बात की थी। हाँ, दो और बेसिक चीज़ें हम लोग बात कर लें तो क्या होगा कि क्लैरिटी के ऊपर भी क्लैरिटी आती है जी। जैसे अंधेरा ढका होता है अंधेरे से, वैसी क्लैरिटी भी ढकी होती है क्लैरिटी से है। इसलिए वो दो बातें मैं कहूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्या कहा मैंने। ये क्लैरिटी जो है आवृत होती है क्लैरिटी से, तो क्लैरिटी हटाने पर एक और क्लैरिटी आती है, इसको एपिफेनी कहते हैं। इससे दो बातें। पहली बात ये है, हम दोनों जो यहाँ संवाद करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप प्रश्न कर रहे हो और मैं उत्तर दे रहा हूँ, या मैं प्रश्न कर रहा हूँ उत्तर दे रहे हैं। हम लोग इस फेथ को सामने रख के बात करते हैं कि दोनों ही की बातचीत में से एक तीसरी बात अपने आप प्रकट होगी, जिसको लाइट कहते हैं, जिसको कला में ईश्वर कहते हैं। कि बात में से हम दोनों नहीं जाते हैं, हम लोग दोनों वो बातें करने जाते हैं जो ज्ञात है, नोन है, पहले से जानते हैं। उसमें अज्ञात घटे इस खुशी को पाने, इस इंटेंशन से बात करने जाते हैं। भले ही इसको बोलते नहीं है या ये इंटेंशन कई बार क्लियर नहीं रहता है, लेकिन ऐसा आप करके देख सकते हैं कि अगर दोनों लोग सही ढंग से बात करें, एक ही प्लेन पर साथ साथ चल रहे हों और अपने अतीत को कम से कम ला रहे हों, एक ही रास्ते पे चल रहे हों, एक ही लेवल पर बात कर रहे हों, एक ही इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हों, तो कोई एक नई बात आती है और वो दर्शन होता है लाइट का, ईश्वर का। उस आइडिया को जब हम फिल्मों में दिखाते हैं तो उसको स्पिरिचुअल फिल्में कहते हैं। पहली बात ये संवाद करने का उद्देश्य। दूसरा ये है कि जैसे हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र से पढ़ाया जाता है लोगों को, थिएटर और फिल्म सब जगह, डांस में भी, कि 8 तरह के रस होते हैं। तो जब पढ़ाया जाता है तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, बालक से लेकर के विद्वान तक, सबके दिमाग में रहता है कि श्रृंगार रस ये है और करुण ये है, रौद्र ये है, और उसी को जीवन भर पढ़ाता भी रहता है। उसको कोई व्यक्ति ये ऐसे नहीं बताता है कि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं है कि कोई डांसर स्टेज पर गई है और 8 भाव, 8 परमानेंट इमोशन या 8 रस को करके दिखा रही है। श्रृंगार इसे कहते हैं, करुण इसे कहते हैं, क्रोध इसे कहते हैं। ये डिफाइन एक्टर को नहीं करना होता है या फिल्म में डायरेक्टर को नहीं करना पड़ता है। वो देखता है कि उस जो आइडिया है उसका मेजर टोन क्या है। मतलब अगर प्रेम की कहानी पर बना रहा है, प्रेम की कहानी है, तो वो सिर्फ श्रृंगार लेगा, उसमें दूसरा रस लेगा ही नहीं। तो अब ये बनेगा कि फिर अगर उसमें क्या किसी नायक को क्रोध नहीं आएगा, करुण नहीं होगा। यहाँ भी दो बातें जानने की ज़रूरत है। पहली बात है कि 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। हाँ, श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक विप्रलंब श्रृंगार। इसको आज की भाषा में कहते हैं एक संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब आप मिलते हैं और सेपरेट होते हैं, तो उसको श्रृंगार क्यों कहा गया? वहाँ तो करुण रस आना चाहिए ना, नहीं? हाँ, मतलब योग श्रृंगार शब्द आप सुने हैं, लेकिन करुण, आप दुख हुआ ना, करुण लाते हैं, नहीं,
इसकी व्यवस्था भरत मुनि ने कर दी है। करुण में क्या होता है कि आपके प्रियतम या प्रियतमा के दोबारा मिलने का चांस नहीं रहता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि चांस रहता है, संभावना रहती है, इसलिए इसको श्रृंगार कहा। किस वाले में नहीं रहता सर? करुण में। करुण में मतलब मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, लेकिन जिंदा है तो चांस है ना? जिंदा है तो चांस है, इसीलिए इसी बात की आशा के लिए तो कहा गया है कि श्रृंगार दो प्रकार का होता है। पहला है जिसको कहा गया है वो है संयोग श्रृंगार, और दूसरा जो वियोग है उसको उस ज़माने में संस्कृत में कहा जाता था विप्रलंब श्रृंगार, जिसको आज आसान भाषा में कह सकते हैं समभोग, मतलब समान रूप से भोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों ही श्रृंगार हैं। करुण की ज़रूरत नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात ये है, जब आपने सिर्फ श्रृंगार रस लिया पूरी फिल्म में, तो फिर क्या होगा क्रोध का, क्या होगा वीर रस का, क्या होगा करुण का? उसमें कहानियों में तो अपने आप ही आएगा। आपको श्रृंगार के अनुसार गुस्सा करना है, हाँ, श्रृंगार के अनुसार भयभीत होना है। ये पढ़ाया नहीं जाता। वो प्राइम होगा, वो प्राइम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ कहीं बैठा हुआ हूँ और तीसरा कोई आके हमको इरिटेट कर रहा है, तो अगर वो नहीं रहेगी तो हमारा गुस्सा कुछ और ढंग का होगा, हाँ, और अगर वो रहेगी तो गुस्सा कुछ और ढंग का। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। ऐसे पढ़ाई नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं गया है। 1960 से लेकर 2024 तक की बात कर रहे हैं। नहीं बताया गया कि आप प्रोमिनेंट रस को चुनेंगे प्रोमिनेंट आइडिया के लिए, ये नाट्यशास्त्र में है। लेकिन लोग 8 तरह के रस बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, इवन लिखने में भी, साहित्य में भी, कला में भी, ड्रामा में भी, फिल्म में भी, ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो नाट्यशास्त्र नहीं पढ़े हैं। उन्होंने किसी से सुना और किसी को बता दिया, लोगों ने सुन लिया कि अच्छा ऐसा कुछ है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो, जनरेशन बाय जनरेशन। यही तो अशिक्षा, ज्ञान ऐसे बढ़ता है। अब विदूषक बोलते हैं सोचते हैं कि कॉमेडी विशेष रूप से दोष जो पैदा करे कथानक में, उसको विदूषक कहते हैं। विदूषक उसमें पढ़ने तो कोई ज्ञान नहीं है ना, एक किसी ने कुछ बोल दिया, उसको भीड़ दोहराती चली आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि बादल सरकार की बर्थ सेंटेनरी ईयर चल रही है, हिंदी क्षेत्रों में मैक्सिमम लोगों ने उनका एक नाटक किया बल्लभपुर की रूप कथा, बहुत लोगों किया। आप अभी के जनरेशन की से शायद कम जान रहे हो। 70s 80s में हिंदी जो क्षेत्र है उसमें खूब हुआ है, बंगालीज ने भी किया, नॉन बंगालीज ने भी किया है। किसी से भी आप पूछिए, डायरेक्टर से, एक्टर से, रूप कथा किसे कहते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, उसका नाम है बल्लभपुर की रूप कथा। रूप कथा हिंदी में शब्द ही नहीं है, सबने नाटक किया। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? ये तो बाद में, पहले आपके अंदर ये मैंने क्यूरियोसिटी जगाई तो आप पूछ रहे हैं ना। हाँ। अभी मत पूछिए। हाँ, ओके। अभी मैं खाली अंधकार क्यों बता रहा हूँ, भीड़ की भाषा से कैसे बचे हम। ऐसे ही जब अंधा युग रेडियो के लिए नाटक लिखा था धर्मवीर भारती ने, बाद में अलकाजी ने इसको स्टेज के लिए करवाया तो अंधा युग बना, और वो छपा हुआ आप लोग पढ़ते हैं। अब अलकाजी के समय से लेकर आज तक अंधा युग होता है, अभी 2024 तक भी। उसमें एक शब्द आता है जो वहाँ के उसके एक्टर बोलते हैं, अंध गहवर। हाँ, किसी एक्टर से, किसी डायरेक्टर से पूछिए अंध गहवर माने क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, वो बोलते चले जाते हैं। तो ये जो दो बातें मैंने कही कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, कॉम्पोजिट आर्ट है। कॉम्पोजिट आर्ट का मतलब ये नहीं कि आप चित्रकला लाएं, स्कल्पचर लाएं, ये नहीं होता है। एक जब चुन रहे हैं, उस एक में सब है। मतलब सिनेमा में स्कल्पचर भी है, सिनेमा में पेंटिंग भी है, सिनेमा में ड्रामा भी है, ये नहीं कहा जा रहा है। इससे कंपोजिट आर्ट ये नहीं है। सिनेमा में मतलब श्रृंगार में करुण कैसे होगा, सिनेमा के अनुसार स्कल्पचर का यूज़ कैसे करेंगे, सिनेमा के विधा के अनुसार आप पेंटिंग कैसे यूज़ करेंगे, ये है। वो जैसे कि आपका जो आंद्रे रूबलेव का लास्ट सीन है और फर्स्ट सीन है और बीच का सीन है, पेंटिंग्स। ये नहीं कि आपको पेंटिंग दिखाया जा रहा है, उसके रस के अनुसार कैसा है। अब आप जो जैसे कि एग्जांपल देने जा रहे थे, प्लीज़ बोलिए। सॉरी, सब्जी का एग्जाम्पल है, बहुत ही खराब एग्जाम्पल। क्या? सब्जी का एग्जाम्पल था। सब्जी का एग्जांपल था? हाँ, छोड़ देते हैं। किस फिल्म में? ऐसा ही था। अच्छा, जैसे सब सारे इंग्रेडिएंट मिलके सब्जी बन जाती है, नई चीज़ बन जाती है। मुझे ये पूछना था पहले। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रस को समझाया ऐसे गया है। एक रस में इतनी सारी चीज़ें मिलती है, उसमें व्यभिचारी भाव मिलता है, विभाव मिलता है, स्थायी भाव मिलता है। इनको मिलने से इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे रस निष्पत्ति होगी। सही आपने बोला है। हाँ,
प्रश्न थोड़ा सा पहले से था कि अगर आप वियोग श्रृंगार को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर पाएँ। वियोग श्रृंगार मतलब होगा कि यानी भरत मुनि के समय में भी स्पष्ट था कि जब भी दो व्यक्ति साथ होंगे तो अलग होंगे। तो क्योंकि प्रकृति में बदलाव है तो हाँ, मन में बदलाव हाँ। होगा, प्रकृति हमारे भीतर ही है। ठीक। उनका ये कहना था कि जब आदमी दूर हटता है तब दूसरे की देखभाल ज़्यादा, तब दूसरे बारे में ज़्यादा सोचता है। यहाँ से आप सोचना शुरू करिए भरत मुनि की तरफ से। जब दो व्यक्ति प्रेम में दूर होते हैं तब दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लुक आफ्टर ज़्यादा करते हैं, परवाह ज़्यादा करते हैं। सच है। सच है ना? तो अगर मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रियतमा कहीं पर है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है, तो पहले ही आप जानना चाहेंगे कि सब हाँ। ठीक ठाक तो है। ठीक है, बिल्कुल कहीं सर। आग लग गई है। यहाँ तक कि उससे भी पहले देखिए कि अभी भी किसी शहर में आपके जो संबंधी रहते हैं, प्रियजन रहते हैं, तो आप पूछते हैं वहाँ बम विस्फोट, आप जानते हैं कि वो सेफ जगह है। जहाँ पर न्यूज़ आई कि ये जगह हुआ है, उस जगह में उसकी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने रिलेटिव के बारे में पूछते हैं कि सब ठीक ठाक तो है, जबकि वो भी ये जानता है कि मैं ठीक हूँ, फिर भी फेसबुक में लिखता है कि मैं इस भूकंप में मैं सेफ हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंसिकल है वो। ठीक है, तो क्यों प्रियजन के बारे में खबर रखता है जब दूर होने पर? परवाह की वजह से। तो जब आदमी प्रेम में होता है और जब दूरी आ जाती है तब उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, और जबकि वो सोचता है कि वो मेरे बारे में सोच रही होगी कि नहीं। एग्जैक्टली अभी क्या शकुंतला में दुष्यंत वहीं बैठी हुई शकुंतला के बारे में सोच रहा है कि क्या जो मेरे अंदर भाव आ रहे हैं क्या उसके अंदर भी आ रहा है। लेकिन शकुंतला जो सोच रही है वो गौतम चैटर्जी के काम में आने वाली चीज़ है। शकुंतला कह रही है ये तपोवन है, आश्रम है, यहाँ पर ये विरोधी विकृत भाव क्यों आ रहे हैं? वहाँ पर तो प्रेम और संसार बसाने का भाव तो नहीं आना चाहिए ना। इस आदमी में ऐसा क्या है कि मेरे अंदर विकृति जन्म ले रही है, विरोधी भाव आ रहे हैं? ये कालिदास ने इतना ही सोचा। उसके आगे मैं ऐसे सोचता हूँ, ये संसार ही तपोवन है, यहाँ प्रेम के बारे में सोच कैसे सकते हैं? यानी आप दुख इन्वाइट कर रहे हो। अब ये दूसरी तरफ विषय चला जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल भी हो सकता है। एक और बात है, भरत मुनि ने तो यहाँ तक सोचा। That discussion will happen in वेदांत दर्पण। वेदांत दर्पण, हाँ, वो डिस्कशन वेदांत दर्पण में होगा। लेकिन यहाँ पर जो है भरत मुनि ने सोचा कि ये वियोग श्रृंगार है, करुण में क्या होगा, दुख होगा, और उसके मिलने की संभावना अब नहीं है। और यहाँ पर है कि वियोग श्रृंगार में तो कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ वियोग हो गया है, दोनों एक दूसरे में सोच रहे हैं और एक दिन मिलेंगे, इसकी संभावना बनी रहती है। मेरा इसके आगे सोचना ये है कि एक रास्ता है जहाँ सेपरेशन संभव ही नहीं है। वो ये है कि दोनों लोग मिलकर अगर कुछ लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ क्रिएट करें, तो उस क्रिएशन में प्रेम की भी रक्षा होगी, संबंध की भी रक्षा होगी, और प्रेम संबंध की भी रक्षा होगी। दोनों ही नहीं रहेंगे लेकिन क्रिएशन रह जाएगा। जैसे कि विक्रमोर्वशीयम, आज विद्युतमा कालिदास नहीं है लेकिन वो है ना रचना, इस तरह से हम लोग उस संबंध को रच सकते हैं। वहाँ संयोग वियोग की बात ही नहीं है, हमेशा ही संयोग रहा। उसके आगे सोचें, ये आपको कैसा लगता है? सर कैसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसी के लिए जीवन है, ये करके चलते हैं। लेकिन कमर्शियल ड्रामा फिल्म में क्या होता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है, इसको प्रतिनायक कहते हैं। चूँकि मानव स्वभाव मन कमज़ोर होता है, वो इविल, वो मंत्रा का रूप लेकर के रूप कथा की रचना करती है, करता है, वो प्रतिनायक। पहले खलनायक शब्द नहीं था, पहले प्रतिनायक होता था। तो प्रतिनायक का काम है कि चूँकि माइंड वीक होता है आदमी का, उसमें अगर आप इविल चीज़ें दें तो उस पर विश्वास करता है। अब आपका प्रेम पर कितना विश्वास है, और जो तीसरी चीज़ आ रही है जो आपके माइंड के कारण है, असली खल तो वो है, वो आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका माइंड वीक नहीं है, क्योंकि वीक होगा तो आपके पास जो दिया गया बाहरी प्रभाव, ओरिजिनल माइंड नहीं रहा, बाहरी प्रभाव वाला जो मन आया उसके अनुसार देखेंगे तो वैसा ही दिखने भी रहेगा। आपके मन में कोई संदेह दे दे तो आपको पूरा संसार संदिग्ध लगने लगेगा, आपका संसार। तो फिर आपके विश्वास की रक्षा आपको ही करनी पड़ती है। इसलिए प्रेम डायरेक्ट और इमीडिएट एक्सपीरियंस की चीज़ है। और जिस तरह से हमने बताया, इसमें वियोग की चांस भी नहीं है। वियोग में उसमें मिलने का चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें वियोग का ही चांस नहीं है। अब ये कितना सबलाइम है या कितना प्रैक्टिकल है,
ये आप सोच सकते हैं। फिर एक और प्रश्न है, उदाहरण इसी में कि जैसे आपने विक्रमोर्वशीयम का एग्जाम्पल दिया कि कालिदास और विद्योत्तमा उनका पत्नी का नाम था, तो उन लोग ने मिलके क्रिएशन किया, उन लोग के थ्रू क्रिएशन हुआ, तो अभी भी वो है, प्रेम की भी रक्षा हुई और हमारे पास वो चीज़ है भी। तो तुलसीदास जी की वाइफ ने जो उनको बोला था जब वो सांप को पकड़ के चढ़ गए थे, उन्होंने बोला था और वो मोक्ष की ओर गया, उन्होंने रचना की। हाँ, तो ठीक है? अब वहाँ पे आज वो उनकी रचना वाइफ का नहीं जो होती। कंट्रीब्यूशन है, आज वो रचना नहीं होती तो आप उनकी वाइफ पर बात ही नहीं कर पा रहे होते ना। हाँ, तो क्या उन्होंने तो उस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट किया कि चलो हम लोग प्यार से कुछ क्रिएट करते हैं? ये विद्योत्तमा ने भी नहीं किया था, विद्योत्तमा ने भी घर से निकाल दिया था अच्छा, फिर तो ठीक है। कालिदास को। फिर से और उसमें जब कालिदास ने आके बोला दरवाज़ा खोलने के लिए, और उन्होंने जब संस्कृत में बोला कि ये तो किसी विद्वान की भाषा लग रही है, उसके 3 शब्दों से उन्होंने 3 रचना कर दी बाप रे। कालिदास ने। किसी से कुमार संभव, किसी से एक एक शब्द पर, किसी में मेघदूत, किसी में वो रामायण का जो रघुवंश। तो इसका मतलब है कि जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा तो है अगर आप में प्रतिभा है तो आप कंपोजिट आर्ट में सबसे पहले अपने प्रेम संबंध को लेना चाहेंगे, और ऐसा आप करेंगे। और ऐसा मेरे जीवन में दिखता है ड्रामा और फिल्म में, जिसके पास जो गुण है उसका आप इस्तेमाल करिए। कोई अगर पेंटिंग बना सकता है, कोई गा सकता है, कोई सरोद बजा सकता है, उसको अपने क्रिएशन में शामिल करिए, अपने रघुवंश में, अपने कुमार संभव में। तब कंपोजिट आर्ट आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब वो सरोद बजा रहा है और सरोद बजाने वाले व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, मतलब उसके सरोद बजाने के गुण को प्रेम करते हैं ना। ऐसे कोई गाना गाता है या कोई चित्र रचना करता है, कोई बहुत अच्छे से आवृत्ति कर सकता है, हिंदी में तो नहीं चलता है, बांग्ला में आवृत्ति घर घर में बच्चों को सिखाया जाता है। कोई बहुत अच्छे से कथक स्टेप्स करता है, तो उस गुण के कारण, आप गुण के कारण उसको अगर प्रेम कर रहे हैं, वो गुण आपकी कला में भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये कंपोजिट आर्ट है, यानी प्रेम के थ्रू कंपोजिट आर्ट को देखना। ऐसे नहीं कि सिनेमा एक कंपोजिट आर्ट है, उसमें पेंटिंग भी है और ये सारी भी है, मैं सबका यूज़ कर रहा हूँ तो कंपोजिट आर्ट सिनेमा बन जा रहा है। ये नहीं, हम श्रृंगार की ओर से सारे आर्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ही जब श्रृंगार है तो पहले ही भाव तो शुभ भाव हो गया ना। लेकिन एक बात अभी मेरे दिमाग में चल रही है कि मेरे जैसे जो भी लड़के हैं, मेरी उम्र के या कम या ज़्यादा, उनको अगर प्रेम का या पत्नी चाहिए तो कालिदास की वाइफ और तुलसीदास की वाइफ जैसी हो, नहीं तो ना। नहीं, वो कालिदास और तुलसीदास की पत्नी जैसा व्यवहार उसको स्वाभाविक रूप से मिलेगा किसी भी लड़के को। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार पुरुष का व्यवहार स्त्री को हर्ट करता है, कभी स्त्री का व्यवहार हर्ट करता है, लेकिन ये 95% केसेस में होता है। 5% केसेस में होता है कि उसमें जो प्रतिभाशाली होता है वो उस हर्ट का क्रिएटिव यूज़ कर लेता है। जैसे कि कालिदास, जैसे कि तुलसीदास। कालिदास तुलसीदास से मुझे इसलिए श्रेष्ठ लगते हैं, तुलसीदास में तुलसी का नाम भी है, कालिदास में उसका नाम ही कोई आज तक नहीं जान पाया। उन्होंने काली की उपासना की थी, इसलिए काली के दास हुए, उनका नाम पता ही नहीं, यानी इतना सरेंडर। इसलिए मुझे ये कबीर सूर, तुलसी, रविदास और मीरा से भी आगे लगते हैं, उनका नाम भी कोई नहीं जानता, बस काली का दास। और आके बोला कि दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने बोला कि किसी विद्वान की भाषा लगती है, इसमें 3 शब्द ले लिया, 3 रचनाएं कर दी। यानी कि पत्नी और प्रेमिका वैसी हो भी तो फर्स्ट पर्सन भी वैसा होना चाहिए। पहला तो आपसे शुरुआत हो रही है ना, आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप में ये प्रतिभा नहीं, मतलब लाइफ में भी अगर वैसा कि जिसकी ओर से देखा जा रहा है। हाँ। अगर मान लीजिए कि मीराबाई है, प्रतिभाशाली है, उनके हस्बैंड नहीं, कि उनके हस्बैंड के बारे में कम आती है, ऐतिहासिक कथा जब होती है तो उनके हस्बैंड के बारे में बात आती है, अदरवाइज मीराबाई की बात आती है, कबीर की पत्नी का नाम नहीं आता है। प्रतिभा कहीं एक जगह से शुरुआत होगी, वो करेगा, वो तो 2 को 1 करेगा ना, 2 को 1 करेगा, एकान्विति होगी, उसी को तो प्रेम कहा जाएगा। और इसकी शुरुआत अगर कोई चाहे तो वो वहाँ से शुरू कर सकता है, वो मित्रता को प्रेम कहे। तो मित्रता को यदि प्रेम कहेगा और प्रेम को प्रेम नहीं करेगा तो पहले तो क्या होगा, सेपरेशन का चांस नहीं रहेगा, दूसरा बहुत अच्छा संबंध, स्वस्थ संबंध रहेगा, और अब जब क्रिएटिव काम करेगा तो उसको और अच्छा लगेगा। तो तुलसीदास कालिदास वो बन पाएगा ऐसे में?
कालिदास तो वो तभी है, पत्नी से अगर दुख नहीं मिला हो तो तभी वो कालिदास होते। जैसे कि मेरे पिताजी यहाँ थे और वो अस्वस्थ हो रहे थे, मेरा गोरखपुर में ट्रांसफ़र हुआ था, पदोन्नति जिसको कहते हैं, मैं उनके कारण नहीं गया, जॉब छोड़ दिया। बाद में पिताजी ने कहा कि मैं यदि नहीं होता तो भी उनको कोई देखता, ये सही बात है। तो जैसे आप चलते हैं तो रास्ता बन जाता है, वैसे ही आपको अगर हेल्प आना होगा तो हेल्प भी आ जाएगा। आपकी प्रतिभा को बाहर प्रकट होना है, ज़रूरी नहीं कि आपको प्रियतमा या पत्नी से हर्ट मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि दुख मिले तभी आपकी प्रतिभा बाहर आएगी। चूँकि आप प्रतिभा की उपासना नहीं कर रहे हैं, उसमें वो एक कैटलिसिस हो गया, कैटलिस्ट हो गया, बस इतना। इसलिए आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है कि हर्ट हो तभी हम ईश्वर के रास्ते पे चलें। बैठ तो नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब हर्ट, अगर संसार से दुख तो मिलता ही है। मैंने पहले कहा तपोवन में आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं सुख और प्रेम आदि आदि चीज़ों की, तो वहाँ तो दुख मिलेगा ही। लेकिन अगर आप पहले ही देख लेते हैं, अभिज्ञा शाकुंतलम से आप ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं जो मैंने निकाला, तो आप तपोवन में तपस्या करने जाएंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, आप हर्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोगों ने समय को स्कल्प्ट किया। हाँ, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में।